गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको MCQ ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रही हूँ। आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैडम एंडोक्राइन ग्लैंड्स करवा दीजिए और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को बता दीजिए। कुछ बच्चे कमेंट करके लिखते हैं मैडम आयोग ने 30 ग्राम फाइबर माना है जबकि आपने मुझे 40 ग्राम बताया है। मेरे प्यारे बच्चों 30 ग्राम आयोग ने ज़रूर बताया है, करेक्ट बताया, परंतु ये पुराना वाला है, नया वाला नहीं है। नया वाला 40 ग्राम जो मैंने आपको बताया है वह मैं लेडी इरविन कॉलेज की जो एसोसिएट प्रोफेसर है गीता कुमारी उनसे मंगवा करके फिर मैंने आपको डाला है, क्योंकि लेडी इरविन कॉलेज की और उनके कमिटियों ने मिल करके ही इस RDA 2020 में क्या परिवर्तन हुए हैं उनको ज़्यादा जानकारी है और वो लेडी इरविन कॉलेज की प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। तो आप आयोग में जाकर के उनको चैलेंज कर सकते हो कि 40 ग्राम फाइबर जो होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आपने जो बताया प्रत्यक्ष इनकम की कि मैडम जो हमें विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है वो हमारा डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। मेरे बच्चों मैं इतना ही कहूँगी, आप देखो भारत की जो आर्थिक स्थिति है और भारत की जो जनता है, चाहे कृषक वर्ग हो या व्यावसायिक वर्ग हो या कोई भी हो, तो जो पिता और माता के द्वारा हमें जो धन प्राप्त होता है, चाहे वो खेत के रूप में मिले चाहे मकान के रूप में मिले, तो हमारा प्रत्यक्ष आय ही तो है, उसी से तो हम अपना घर का काम करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं भारत में जो कि जिनकी नौकरी भी लग गई है और जो व्यवसाय भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष इनकम में आएगा, ठीक है। साइकिक इनकम क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे साइकिक इनकम है, मान लो आपने सोचा कि टमाटर भी 60 रुपये किलो है, ठीक है, लेकिन आप मार्केट में जाते हो और आपको अचानक से पता चलता है कि टमाटर के भाव तो 20 रुपये किलो है या 25 रुपये किलो है। तो जो आप दिमाग में सोच के चले थे कि 60 रुपये किलो मुझे टमाटर खरीदना पड़ेगा और यहाँ आते ही आपने ये देखा कि यहाँ तो 25 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, तो हालांकि आपको कोई लाभ नहीं मिला है, प्रत्यक्ष रूप से आपको 1 रुपये का लाभ नहीं है, लेकिन आपको जो संतुष्टि मिली वो आपका साइकिक इनकम कहलाता है। इसी तरह से मान लो आपने जैसे कि हम हैं, आप हैं, अपने बच्चों को खुद से पढ़ा लिया, ट्यूशन नहीं भेजा, खुद पैदल चल गए बस स्टैंड तक, रिक्शा स्टैंड तक और पैसे बचा लिए, तो ये भी आपके प्रत्यक्ष इनकम में ही आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बगैर समय गंवाए हुए एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुने। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं कहलाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है उसको हम क्या कहते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। ऑप्शन है आपके पास एंजाइम्स, दूसरा हार्मोन्स, तीसरा सार्कोप्लाज्म, चौथा न्यूक्लियोप्लाज्म। करेक्ट आंसर इज योर हार्मोन। हार्मोन है एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है उत्तेजना उत्पन्न करना, टू एग्जीक्यूट और टू अराउज, और ये हार्मेओ शब्द से बना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हार्मोन एक प्रकार का जो मैं आपको बता रही हूँ रासायनिक यौगिक होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, एड्रिनल ग्रंथि संख्या में होती हैं, एड्रिनल ग्रंथि संख्या में होती हैं कितनी, देखो 2 पहला ऑप्शन, दूसरा 3, तीसरा 1 या चौथा 4। करेक्ट आंसर इज 2। एड्रिनल ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। आप अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने किडनी को जरूर पढ़ा होगा, तो किडनी के ऊपर ही है ना ये ग्रंथि रहता है जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं या सुप्रारीनल ग्रंथि बोलते हैं। किडनी हमारी 2 है तो ये संख्या में भी 2 होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, कोलिसिस्टोकाइनिन या गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन या उपरोक्त सभी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है पहला कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा गैस्ट्रिन, तीसरा सेक्रेटिन, चौथा उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। कोलिसिस्टोकाइनिन भी है, गैस्ट्रिन भी है, सेक्रेटिन भी है, ये सब मिलकर के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है ना कहलाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब जो आपके इंटेस्टाइन से निकलता है। तो आपको मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब डिटेल से पढ़ाया था
काइनिन का क्या फंक्शन है, गैस्ट्रिन क्या काम करता है, सेक्रेटिन क्या काम करता है, ये मैंने डिटेल से पढ़ाई थी, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है बाह्यस्रावी ग्रंथि, सेकेंड अंतःस्रावी ग्रंथि, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। गैस्ट्रिक ग्लैंड आमाशय ग्रंथि है, तो ऑप्शन है आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है इसमें? गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, जिसके लिए कोई नलिकाएं या वाहिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से स्राव को डाला जाता है, ये कहलाती हैं आपके बाह्यस्रावी ग्रंथि। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? जिनके लिए कोई डक्ट्स नहीं होता है, कोई वाहिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि सीधे ही स्राव जो निकलता है वो आपके ब्लड में डाल दिया जाता है और फिर ब्लड से, रक्त से अपने वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचता है और अपना एक्ट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, या उपरोक्त दोनों ही, या अथवा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर? आपको पता होगा। लार ग्रंथियां जो जिनसे लार निकलता है, जो लार हमारे भोजन में जाकर के मिल करके भोजन को चिपचिपा और लुगदी नुमा बना देता है, तो क्या है ये? बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। अश्रु ग्रंथियां, कर्णमूल ग्रंथियां, आमाशय ग्रंथियां, ये सभी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों से निकले स्राव को विभिन्न उत्तकों और अंगों तक ले जाने के लिए कोई न कोई वाहिकाएं होती हैं या कोई न कोई नलिकाएं होती हैं जो उनको टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां पहले भी मैंने बताया, सीधे ही उनके लिए कोई नली नहीं होती, कोई वाहिका नहीं होती, सीधे ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ से वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुँच जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हार्मोन स्रावन का नियमन एवं नियंत्रण होता है। हार्मोन स्रावन का नियमन एवं नियंत्रण होता है, आप देखो, पहला फीडबैक नियंत्रण, दूसरा तंत्रिकीय नियंत्रण, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, और चौथा इनमें से कोई नहीं। किनके द्वारा होता है? ये थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने थोड़ा मेहनत किया है वो इसका करेक्ट आंसर दे देंगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों ही, तंत्रिकीय नियंत्रण और फीडबैक नियंत्रण, ये दोनों ही हार्मोन का स्रावन और स्रावन में नियमन करते हैं और उनका नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, सभी ग्रंथियों का मास्टर कहलाता है। सभी ग्रंथियों का मास्टर कहलाता है, कौन है? पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा थायराइड ग्रंथि, या चौथा पैराथायराइड ग्रंथि। करेक्ट आंसर क्या है? सभी ग्रंथियों का मास्टर कहलाता है, कौन मास्टर कहलाता है? पीयूष ग्रंथि, या एड्रिनल ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या पैराथायराइड ग्रंथि। करेक्ट आंसर होगा हमारा, अब तो बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब दे दिए होंगे। और द करेक्ट आंसर इज पीयूष ग्रंथि। इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्री ग्लैंड भी कहते हैं। इससे कई प्रकार के हार्मोन का स्रावित होते हैं, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बोर्ड पर भी आपको समझा दूंगी, एक एक हार्मोन को लूँगी और एक एक हार्मोन को आपको डिटेल्स बता दूंगी, परंतु अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पर समझा सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के बारे में थोड़ा बता रही हूँ। इससे जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के हार्मोन निकलते हैं, जैसे आपको ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये सारे हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसके कारण इसको जिसके कारण ही इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पीयूष ग्रंथि के अल्प स्रावन से हो जाता है।
पीयूष ग्रंथि के अल्पस्रावन से ये हो जाता है। ऑप्शन क्या है? कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली, विशालकाय शरीर या उपरोक्त सभी? क्या है ये? पीयूष ग्रंथि के में अगर किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाता है और उस ट्यूमर के कारण अगर अल्पस्रावन होता है तो उसके कारण कुशिंग सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। समझ गए? कुशिंग सिंड्रोम। और अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का स्रावन सबसे कम होता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का स्रावन सबसे कम होता है। कब होता है? दिन में या मध्य रात्रि में या प्रातः 8 बजे या शाम 4 बजे। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज मध्य रात्रि में। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का जो स्रावन है मध्य रात्रि में सबसे कम होता है और सबसे अधिक होता है प्रातः 8 बजे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोपहर में और शाम को 6 बजे भी इसका स्रावन ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। निद्रा पर व्यक्ति नियंत्रण कर पाता है। निद्रा पर व्यक्ति नियंत्रण कर पाता है किसके कारण? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, दूसरा गोनेडोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, तीसरा थायरॉक्सिन और चौथा उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है? निद्रा पर व्यक्ति नियंत्रण कर पाता है किस हार्मोन के कारण? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के कारण, गोनेडोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स तब ये थोड़े से एवरेज क्वेश्चन में है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है, हार्ड हम नहीं कहेंगे। निद्रा पर व्यक्ति कैसे कर पाता है कंट्रोल? जैसे किसी के नाइट ड्यूटी लगती है, नाइट शिफ्ट लगता है फैक्ट्री में, या आप यात्रा प्रवास कर रहे हैं और आपको जगना पड़ता है रात में, या कोई विषम परिस्थिति हो जाती है या पूजा पाठ होता है या कुछ होता है तो आप रात पर जगते हो, किसके कारण? ये हार्मोन है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के कारण। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के कारण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। माता के स्तनों से दूध को बाहर निकालने में मददगार होता है। माता के स्तनों से जो निपल है उससे दूध निकालने में मददगार होता है। ऑप्शन देखो, ऑक्सीटोसिन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोजेस्टेरोन और चौथा वैसोप्रेसिन। माता के स्तनों से जो दूध स्रावित होता है, बाहर निकलता है, इसके लिए कौन से हार्मोन मददगार होते हैं? ऑप्शन आपके पास ऑक्सीटोसिन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोजेस्टेरोन और चौथा वैसोप्रेसिन। करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही बाहर दूध को निकालता है माता के निपल से। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। पेशाब निर्माण को नियंत्रित करने का काम करता है। पेशाब निर्माण को नियंत्रित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखो, पहला ऑक्सीटोसिन या ल्यूटिनाइजिंग, तीसरा थायरोट्रोपिन और चौथा वैसोप्रेसिन। कौन सा है? मूत्र निर्माण को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन काम करता है? करेक्ट आंसर इज वैसोप्रेसिन। इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह हार्मोन मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है और शरीर में जल को बनाए रखता है। मान लो आप कम पानी पीते हो तो पेशाब की मात्रा भी कम बनेगी। आप अक्सर ये देखते हो व्रत उपवास के टाइम में या निर्जला व्रत आप रखते हो, जैसे भी सावन का सोमवार है, कम खाना खाते हो, पीते हो, और कई लोग केवल पानी भी बहुत कम लेते हैं मात्रा में, तो आप देखोगे मूत्र का निर्माण भी कम हो रहा है। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में लिक्विड ले रहे हो, ज़्यादा मात्रा में पानी पी रहे हो, तो आप देखोगे कि मूत्र का निर्माण भी ज़्यादा हो रहा है। खास करके सर्दियों में आप देख सकते हो इसको। अगर रात्रि में आपने 1-2 ग्लास पानी पी लिया तो आप देखोगे कि बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है, क्योंकि इसको नियंत्रित करने का काम करता है
कौन सा? वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में जल संतुलन बनाए रखने का काम करता है। कितना हमारी बॉडी में जल चाहिए सही स्थिति के लिए, उतना ही ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकलने देता है। अगर ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उसको ज़्यादा निकालता है, कम पानी पीते हैं तो पेशाब कम बनता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 13वां, प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित करता है। प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित करता है, कौन करता है? ऑक्सीटोसिन पहला, दूसरा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम इस क्वेश्चन को 13वां क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। प्रसव के गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है, लेकिन इसमें आपको जैसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आ गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, तो कई कंफ्यूजिंग कर देता है और फिर कहेगा कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसको राइट ऑफ कर दो आप। और अगर प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित करने का आता है तो करेक्ट आंसर इसका ऑक्सीटोसिन ही होगा, न तो ल्यूटिनाइजिंग होगा, न गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होगा, न एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑक्सीटोसिन ही होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही माता के स्तनों से दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए हटाया कि आरपीएससी में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन डाला गया था, तो कई लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन किया कि ये कन्फ्यूजिंग है और ये कन्फ्यूज पैदा करता है लोगों में, तो क्यों नहीं इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी मैंने आपको याद कराने की दृष्टि से कहा है कि माता के स्तनों से अगर दूध का स्रावन होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और प्रसव के समय गर्भाशय को अगर संकुचन को नियंत्रित करता है तो ये भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वां देखो, प्रोलैक्टिन के अल्प स्रावन से, अगर प्रोलैक्टिन अल्प स्रावन होता है, कम मात्रा में स्रावित होता है, तो क्या होता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास, करेक्ट आंसर आप चुनिए। माता के स्तनों में दुग्ध स्रावन की मात्रा कम हो जाती है, या माता के स्तनों में दुग्ध स्रावन की मात्रा बढ़ जाती है, या जबड़ा बड़ा हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है प्रोलैक्टिन के अगर अल्प मात्रा में स्रावन होगा तो माता के स्तनों में दूध स्रावन की मात्रा कम हो जाएगी। कई माताएं अपने बालकों को दूध नहीं पिलाती हैं, तो धीरे धीरे वो कम मात्रा में दूध पिलाती हैं, नहीं पिलाती हैं। तो जब नहीं पिलाती हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा और धीरे धीरे दूध माता के स्तनों में बनना बंद हो जाएगा, और जब बनना बंद हो जाएगा तो निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो फिर वो इसीलिए कहते हैं ना कि आप देखते हो ना कि जब विनिंग कराना होता है छोटे बालकों को तो माता को हिदायत दी जाती है कि अब धीरे धीरे बालकों को दूध पिलाने की जो बार बार पिलाती थी कम कर दो, 1 या 2 बार करो, फिर धीरे धीरे करके 1 बार करो, और 1-2 दिन नहीं कराओगे, 4 दिन नहीं कराओगे तो ऑटोमेटिक आपका स्तनों से दूध का जो स्रावन होना है वो बंद हो जाएगा। तो ये इसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15वां, स्त्रियों में स्त्रीत्व के गुणों का विकास होता है। स्त्रीत्व गुण से मतलब क्या है? हम में जो एक स्तनों का विकास होता है, या अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जो हमारी आवाज़ बदल जाती है, स्त्रियों में जो स्त्री सुलभ लक्षणों का विकास होता है, माँ बनती है, तो किस हार्मोन के कारण? 4 ऑप्शन आपके पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, या प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? स्त्रियों में स्त्रीत्व के गुणों का विकास होता है किसके कारण? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, या प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण स्त्रियों में स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास होता है। और अब देखो, थायराइड के अल्प स्रावन से हो जाता है, थायराइड के अल्प स्रावन से हो जाता है
थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, अगर उसका स्रावन कम होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, ये मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, क्रेटिनिज, ग्रेव डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रेटिनिज, जिसको हम कहते हैं बौनापन। ये थायराइड ग्रंथि से अगर अल्प मात्रा में हार्मोन निकलता है तो क्रेटिनिज्म नाम का रोग हो जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो आपके ऐसे लगता है कि विषय थोड़ा कठिन लग रहा है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी, बता दूंगी। तब तक के लिए जाने की इजाज़त। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।